फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी हेड नादव लैपिड के बयान के बाद घमासान शुरू हो गया है। लैपिड ने फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताया है, जिसके बाद अनुपम खेर से लेकर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री तक ने लैपिड के बयान पर विरोध दर्ज कराया। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को दिखाता है। हालांकि लैपिड के बयान पर इजरायल के राजदूत ने माफी मांगी है। यह रिपोर्ट देखिए। तो कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का सच प्रोपेगेंडा लगता है। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से। क्या कश्मीर फाइल्स पर ग्लोबल साजिश हो रही है? ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। शिव सरस्वती ऋषि कश्यप, वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जूरी हेड नादव लैपिड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताकर फिल्म फेस्टिवल में शामिल करने से इनकार कर दिया। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files. That felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage. द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताए जाने के जूरी हेड नादव लैपिड के बयान पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। एक्टर अनुपम खेर, जिनका संबंध कश्मीर से है, उन्होंने फिल्म मेकर के बयान पर पलटवार किया है। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। अब सोशल मीडिया पर नादव लैपिड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से लेकर अशोक पंडित तक ने उनका विरोध किया है। दर्शन कुमार ने भी कहा कि फिल्म अश्लीलता पर नहीं, रियलिटी पर है। रणवीर शोरी ने कहा कि नादव के बयान से राजनीति की बू आ रही है। तो वहीं एक्टर स्वरा भास्कर ने नादव के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये सब दुनिया के सामने स्पष्ट है। इस बीच द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर के बयान पर भारत में इजरायल के राजदूत ने माफी मांगी है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस विवाद पर ट्विटर के जरिए ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इफ्फी जूरी हेड लैपिड के बयान पर वो माफी मांगते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत इजरायल की दोस्ती बहुत मजबूत है। एक इंसान के तौर पर मुझे इस बात पर शर्म आती है। वो आगे लिखते हैं कि वो माफी मांगना चाहते हैं कि हमने भारत की उदारता और दोस्ती का ऐसा बदला लिया। द कश्मीर फाइल्स का सफर रिलीज के बाद से लगातार समर्थन और विरोध के बीच आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि इस फिल्म पर सियासत भी दो खेमों में बटी रही। बीजेपी ने फिल्म का समर्थन किया तो कांग्रेस ने फिल्म पर सवाल उठाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म में उठाए गए मुद्दों की तारीफ की थी। हालांकि विवादों के बावजूद भी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में इस फिल्म को सिर्फ 600 स्क्रीन मिली थी, लेकिन बाद में ये 2700 से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई गई थी और कुल 297 करोड़ की कमाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा बताने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आईएफएफआई के जूरी हेड नादव लैपिड पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने नादव लैपिड के बयान को अलगाववाद और टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नादव लैपिड के शर्मनाक बयान से पूरा देश आहत है। काश वो एक बार कश्मीरी पंडितों से मिले होते और उनका दर्द महसूस किया होता। जाके पायना फटी भी मई
वो का जाने पीर पर आई। कश्मीर फाइल फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, ये पीड़ादायी है। एक बार रूबरू होते तो उसका शतांश भी समझ में आता आपको। आपका ये बयान अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता का समर्थन करता है। मैं निंदा करता हूं। और अब हम आपकी उनसे बात कराएंगे जिन्होंने ये दंश झेला है। इस वक्त इंदौर से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीलू कौल हैं और साथ ही साथ नयन कौल हैं। दोनों कश्मीरी पंडित हैं। नीलू जी, नयन जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नीलू जी, 19 जनवरी 1990 ये वो दिन है जो मरते दम तक कभी कोई कश्मीरी पंडित भूल नहीं सकता। आज जब उनके दर्द पर बनी फिल्म पर इस तरह की टिप्पणी आती है कि यह फिल्म अश्लील है, यह प्रोपेगेंडा दिखाने वाली फिल्म है, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है इस बयान को सुनकर? सर, हमने ये दर्द झेला हुआ है, हमने ये दर्द सहा है जी। ये एक कश्मीरी पंडित ही बता सकता है। उनके बोलने न बोलने से हमें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है जी। नीलू जी, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता या बुरा लगता है? और ये एक ऐसा व्यक्ति बयान दे रहा है जो खुद यहूदी है। उनके बोलने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है जी। नयन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नयन जी, हमारा दिल दुख रहा है। हमारे जो जाहिर तौर पर दिल दुखना लाजमी है। उनने खुद देखा है, जो चीज हम पे बीती है वो उन पे भी बीती है। हाँ। अगर ऐसी जगह से आने वाला इंसान ऐसी चीजें बोल सकता है तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? हमसे ज्यादा हिटलर ने उन पे भी जुल्म किए हैं। सेम जैसा हमारे साथ हुआ उनके साथ भी सेम पीड़ा उनको भी दी गई है। हाँ। फिर भी कोई अगर इंसान ये चीज ना समझते हुए सिर्फ चंद फेम या पैसों के लिए ये चीजें बोले तो इट्स वेरी शेमफुल। और जैसे कि उनके एम्बेसडर ने भी कहा है कि हमारा और इजराइल का रिलेशन स्ट्रांग है, ऐसे लोगों के बोलने से हम लोगों को वो चीज़ें नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। बाकी मैं इन चीज़ की बहुत निंदा करता हूँ कि कोई ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला इंसान इंडियंस को ऐसा बोले, खासकर कश्मीरी पंडित को। निश्चित रूप से 32 साल हो गए नयन उस घटना को। कुछ याद है आपको? आप उस वक्त कितने बड़े रहेंगे आप? सर, एक्चुअली मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। हाँ। पर उस चीज का सबसे देखा जाए तो चीज मेरे पे आया था। एक्चुअली जब मैं बॉर्न हुआ, मेरे जो घर वाले थे माइग्रेटेड थे, मतलब कुछ टाइम ही हुआ था उनको उधर से आए हुए। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत चीज देखी है मैंने। मतलब जब मुझे याद है, आज भी हम लोगों ने जब पहला घर बनाने आए थे तो कुछ अमाउंट हमें कम पड़ गया था, तो वो मेरे पापा ने कैसे स्ट्रगल किया है। एक बहुत छोटे से लेवल से हम लोग इतना ऊपर आए हैं। मतलब अभी हम लोग ये तो है कि हम लोग अपना खाना और सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। पहले ये भी नहीं था। पहले जो कैंप्स में लोग रहे हैं वो वही जान सकते हैं जो एक्सपीरियंस उनने कहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज को कितना भी एक्सप्लेन करूं मैं नहीं कर सकता जो इनने सहा है। हमारा बचपना उनने हमसे छीना। इनकी जो लाइफ इंसान की एक्सप्लोर मतलब जीने की होती है वो पूरी मतलब इनसे छीनी गई है। इनकी स्टडीज कैंप्स में हुई है। काफी लड़ के हमको अपने लिए स्कूल मांगना पड़ा था। 90 में जब हम जम्मू आए थे, हमारे पास स्कूल्स नहीं थे, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, हमारे पेरेंट्स के पास घर नहीं था। हम लोग मैं नीलू जी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। हमारे साथ विठल चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। विठल चौधरी साहब कश्मीरी पंडित हैं, भोपाल जुड़े हुए हैं। विठल जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और कश्मीरी पंडित नीलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। पहले मैं उनसे सवाल पूछ लूं। नीलू जी, उस दौर में 32 साल पहले मिलिटेंट्स ये नारे लगाते थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हिंदू औरतें चाहिए, वो भी अपने मर्दों के बगैर। उस वक्त दिल पर क्या बीतती थी ये सुनकर? उस वक्त क्या लगता था? सर, 1 साल तक हमारे फादर ड्राइंग रूम में लोडेड गन के साथ बैठते थे। हम लोगों को अंदर छुपाया गया था। हम लोग काफी छोटे थे। हम लोगों को बिल्कुल छुपा के रखा जाता था। 1 साल हमने ये सब चीजें सही है।
और वो सहना आसिफ सच में बहुत बड़ी चुनौती थी और कितनी मुश्किल उस परिवार पर बीती है उसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। नीलू जी, नयन जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। विथल चौधरी जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। इतनी आसानी से एक मंच पर खड़े होकर ये बोल देना कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा वाली थी, कितना दिल को आहत करता है ये बयान, जब आपने खुद वो परिस्थितियां देखी थी कि किस तरह से अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हैं। देखिए, आपके लिए ये थोड़ा सा आहत कर देने वाला बयान है। हमारे लिए एक ये रेगुलर फीचर रहा है हमारे जेनोसाइड का। हमारे जेनोसाइड को शुरुआत से ही खारिज कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। जो इन महाशय ने बोला है, ये भारत के राजतंत्र ने भी किया है और भारत की जनता ने भी इसको डिनाई किया है। 50% ज्यादा भारतीय लोग ऐसे हैं जो आज तक ये मानने को तैयार नहीं है जो कश्मीर में हुआ है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वो एक जेनोसाइड है। ये सब जानते हुए कश्मीर फाइल्स ने जो दर्शाया है वो हमारी कहानी के सच का सिर्फ 5% अंक है। हमारी कहानी, हमारा जो सच है वो इससे भी दर्दनाक है। नहीं तो ये जो 5% दिखाया गया विथल जी, इसी को कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो फिर असल सच साबित आएगा तो किसी हाँ, आप किसी के आप जब इनके प्रोपेगेंडा को जो इन्होंने कश्मीर में बिल्ड किया पिछले 32 साल से, पिछले 70 साल से, कि कश्मीर में बहुत हमारी इंडियन स्टेट, भारतीय आर्मी बहुत अत्याचार कर रही है। कश्मीर फाइल्स ने ये दर्शाया कि वो अत्याचार कुछ नहीं हो रहा। अत्याचार जो वहां पे हुआ है, वहां की जो माइनॉरिटी कश्मीरी हिंदुओं पे हुआ है, आपने जब उनके पूरे इकोसिस्टम को जब उनके हिट किया है तो ये बौखलाए हुए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि वर्ल्ड स्टेज पे अगर हमारी किसी एक मूवी ने बात की है वो कश्मीर फाइल थी, क्योंकि कश्मीर से इससे पहले भी कश्मीर के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनी। इससे पहले हैदर भी बनी, जिन्होंने मंदिर के अंदर हमारे देवताओं को, हमारे देवी देवताओं को, सूर्य मार्तन मंदिर जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, वहां के देवताओं को वहां पे राक्षस दिखाया, वहां इंडियन आर्मी को राक्षस बताया गया। ऐसी पिक्चरें भी कश्मीर में इनको आदत हो गई थी वो पिक्चरें बनाने की। किसी ने सच दिखाने का साहस किया और इसको प्रोपेगेंडा करके नकार रहे। और हमारे को भी दिल्ली में, कहीं पे भी देश में जहां भी ये लेफ्ट ओरिएंटेड स्पीकर्स, लेफ्ट ओरिएंटेड मीडिया रहा है, हमें इन्होंने अंदर, ये वही मीडिया है, ये वही तंत्र है जिसने यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। ये वही तंत्र है जहां गिलानी को गांधी बोला जाता था, जहां यासीन मलिक खुद को भगत सिंह बोलता था और इसको यासीन साहब करके पुचकारा जाता था। ये वही मीडिया है जहां बिट्टा कराटे की जब वापसी हुई थी तो उसकी गारलैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया गया था। जब ये ऐसी सच्चाई आप बाहर निकलेगी, बाहर दर्शाएंगे, दिखाएंगे और उनके इकोसिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो निश्चित ही आपके ऊपर वो ऐसे लांछन लगाएंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला सवाल आपसे मेरा ये है, ये नादव लैपिड जब ये बयान देते हैं तो उससे बिल्कुल किनारा कर लेती है पूरी जूरी टीम, उससे किनारा कर लेता है पूरा इजराइल। वहां के राजदूत कहते हैं कि ये तो बड़ा शर्मनाक है, मैं शर्मिंदा हूं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो क्या इसे एक व्यक्ति विशेष का एक व्यक्तिगत बयान माना जाए, या आपको लगता है कि नहीं, ये एक पूरी लॉबी है, एक पूरा नेक्सस है, एक सोच विचारधारा है जो फिर से अटैक कर रही है, हमला कर रही है कश्मीरी पंडितों पर? आप नादव लैपिड का बैकग्राउंड चेक कीजिए। वो पैलेस्टाइन, इजराइल में बैठ के पैलेस्टाइन के लिए बात करने वाले व्यक्ति। ही इज अ पेड एजेंट ऑफ पैलेस्टाइन, हमास के पेड एजेंट, हमास के लिए काम करते हैं। और दूसरी बात सुनिए, आपने इतनी सारी चीजों का नाम लिया, आपने बोला कि इजराइल की जनता ने इसको नकार दिया है, इजराइल के एम्बेसडर ने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वहां पे बैठे हुए अनुराग ठाकुर, हमारे आईबी मिनिस्टर भी वहीं पे थे। क्या आपने आईबी मिनिस्ट्री से एक भी आज तक अभी सुना कि उन्होंने इसको नकारा, इसको सिरे से नकार दिया गया हो? देखिए, यहाँ टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहां नकारना था वहां नकारते, वहां इनको क्यों साम सूंघ जाता है? ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नीलू जी लगातार बने हुए हैं। नीलू जी, वो दंश जो कश्मीरी पंडितों ने झेला है, मुझे लगता है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा, उसके बाद अब इजराइल का एक व्यक्ति आकर एक मंच से खड़ा होकर क्या बोल रहा है वो तो आप छोड़िए, लेकिन क्या चुनौतियां उस वक्त एक महिला के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, आपने वहां पर उस वक्त, उस दौर में क्या चुनौतियां महसूस की थी? सर, हम काफ़ी टाइम तक मैम हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल टाइम फेस किया है। उस टाइम हम लोग सेब के एक ट्रक में छुप के आए हैं। मेरे हस्बैंड का घर सामने जला दिया गया था। बड़ी मुश्किल से हम लोग। नीलू जी, आप 20 तारीख को ही आ गए थे या बाद में आए थे? उसके बाद 20 जनवरी को आए थे या उसके बाद निकले थे वहां से? सर,
सर हम लोग जनवरी में ही आए थे, जनवरी 90 में। जी नीलू जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। में रहने वाले थे और दीवारों पर एकदम सड़क पे आ गए। आतंकियों ने लिखा था, रालिब गालिब या चालिब, या तो बदल जाओ, हमारे साथ आ जाओ, या मारे जाओगे, सजा भुगतो, सीधी बात। तो ये जब 3 शब्द जब आप देखते थे वहां पर, उस वक्त मन में क्या आता था? हाँ जी। कि क्या करना चाहिए? अब क्या धर्म बदल लें, जान बचा लें, या इनसे भिड़ें? उस वक्त क्या आता था मन में? बहुत ही नहीं सर, इज्जत से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि वहां की सिचुएशन उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी। बिल्कुल। और जैसे कि नयन कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए। नयन जी, आपसे सवाल है, कैसी परिस्थितियां आपने अपने परिवार की देखी जब उस दौर में वहां से वापस आया ये परिवार, और जब अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा था परिवार, उस वक्त अपब्रिंगिंग में बहुत सी ऐसी परेशानियां आई होंगी जो आपने महसूस की होंगी? मैम, मैंने परेशानियां तो बहुत देखी, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ये देखा कि जो लोग आप एक कहीं सालों से रहे हो, उधर आपने अपना एक कितनी मेहनत से कुछ बनाया, और आप फिर कहीं आते हो और एकदम से सब चेंज हो जाता है। आप अच्छे घरों में, 3 मंजिला घरों में रहते हो, और इधर आके आपको टेंट में रहना पड़ रहा है। उधर आप 5 लोग रहते थे, इधर आप और आपसे जितने रिलेशन में है, जो उस गांव में था, उन सबको एक टेंट दिया गया, क्योंकि टेंट भी कम थे। करते क्या वो लोग, और जो चीजें थी, ये मूवी आने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 0.5% ही पर लोगों को पता चला। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, क्या भाग के आ गए, क्या तुम लड़ लेते। कई चीजें ऐसी देखी मैंने, जो लोग बोलते थे वो 100 में से 5 ही परशुराम बन जाते तो लड़ लेते, तुमने इतने सारे थे जुड़ जाते। पर उस चीज के लिए पॉसिबल नहीं था। जहां पर 1 to 1 लड़ाई हो, वहां पे आप लड़ सकते हो। आप भी वहां पे ये नहीं था, वहां पे आपके गांव वाले आपके साथ थे। आबादी वहां अच्छी खासी थी सारा। हाँ जी, हाँ समझ गया मैं, वो कॉल से समझ गया था। विठल साहब, आपसे सवाल है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं नयन आ रहा हूँ आपके पास। जब ये बात नयन ने कह दी कि आपने वहां विरोध क्यों नहीं किया, तो विठल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वहां जब आईएसआई की तरफ से एक से एक आधुनिक हथियार आतंकियों को थमाए गए थे, जेकेएलएफ अलग आपको धमका रहा था, उस वक्त क्या था अपने पास लड़ने के लिए? वहां क्या लड़ा जा सकता था? कि कैसे हालात थे वहां? एक तरफ आईएसआई के अत्याधुनिक हथियार और दूसरी तरफ एक आम और भोला भाला कश्मीरी पंडित। देखिए, कश्मीर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां की ज्योग्राफी को, कश्मीरी पंडित वहां पे रहते कैसे, ये समझना बहुत आवश्यक है। कश्मीरी पंडित कोई क्लस्टर्स में एक साथ 5,000 10,000 लोग नहीं रहते थे। एक गांव में अगर 100 मुसलमानों का घर था तो एक कश्मीरी पंडित का घर था वहां जी। और उस एक आदमी से वो एक कश्मीरी पंडित भी डेली सुबह उठ के मंदिर जाता था, पूजा करता था, अपने मंदिर को, अपने आराध्य की पूजा करके वापस अपने घर पे अपना दिनचर्या करके अपने घरों में वापस आता था। ये 100:1 की रेशियो में कश्मीरी पंडित थे वहां पे। 35 लाख कश्मीरी पंडित थे वहां पे। कश्मीरी मुसलमानों की 40 लाख की जगह 3-3.5 लाख कश्मीरी पंडित रहे होंगे एट द मैक्सिमम। मतलब बहुत ज्यादा अगर माना जाए तो 3 लाख से ज्यादा नहीं रहे होंगे। दूसरी बात आप समझिए, हम कश्मीरी पंडित लड़े क्यों नहीं लड़े, और बावजूद उसके कश्मीरी पंडितों ने उस दौर में क्या देखा है, क्या महसूस किया है, इसका अंदाजा शायद आज भी वो पूरा विश्व नहीं लगा पा रहा है, और इसी के चलते इस तरह का बयान सामने आया है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विठल जी आपका, नयन जी आपका, नीलू कौल जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आज तरकश में हमने बात की कश्मीरी पंडितों के दर्द पर। हमने आज उन लोगों की आप बीती आपको सुनाई जिन्होंने आज से 32 साल पहले 19 जनवरी 1990 की रात का वो दंश झेला था। और केवल वो रात क्यों, वो पूरा साल ही ऐसा था। वो 84 से जो चीजें शुरू हुई, उनका दंश वो शायद ही कोई बाहर का व्यक्ति समझ पाएगा। तो कश्मीरी पंडित उन चीजों को जानते हैं और उन्होंने वो आज आपको बात बताई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।